हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहाँ पे क्लास 12th बायोलॉजी का सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट ही हो गया है। हर एक वीडियो आपको जाके देख सकते हैं, पूरा पूरा मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जो आपका चैप्टर 2 है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, वहाँ से जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे रखा है। और अंतर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं उनको हम लोग पूरा इसमें करा देंगे। जो भी अंतर आता है ना, अंतर स्पष्ट करो, तो जो अंतर वाले जितने भी प्रश्न होते हैं सब आपको करा देंगे। चैप्टर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे प्रश्न है, परागण एवं निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि परागण और निषेचन में हमें अंतर स्पष्ट करना है। इन दोनों के बीच क्या लिखना है, हमें अंतर को स्पष्ट करना है कि परागण और निषेचन में क्या क्या अंतर होता है। तो बोर्ड में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो बिल्कुल धैर्य के साथ आपको काम करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे परागण और दूसरी तरफ लिखेंगे निषेचन। और परागण और निषेचन में क्या हम लोग देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परागण में पहला पॉइंट, यानी कि परागण में पहला पॉइंट क्या बनेगा। तो जो परागण होता है, पराग कोशों से बने परागकण उसी जात के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, परागण कहते हैं। और निषेचन क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो परागण क्या लिखेंगे, पराग कोशों में बने परागकण उसी जात के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी जो परागकण की क्रिया में क्या होता है, जो पराग कोशों में बने परागकण होते हैं उसी जात के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। लेकिन निषेचन में क्या होता है, निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है। क्या लिखेंगे, निषेचन क्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है, दूसरा पॉइंट देखें तो परागण में क्या होता है, पराग यानी पर परागण के लिए, यानी कि परागण में देखें तो जो परागण में एक पर परागण होता है उसमें अनेक प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग निषेचन देखें तो निषेचन क्रिया में ऐसी कोई भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पर परागण के लिए अनेक प्रकार के साधनों की जरूरत पड़ती है। जैसे कौन कौन से, वायु, जल, कीट पतंगे इत्यादि। और अगर इसमें देखें निषेचन के प्रोसेस में, तो निषेचन के प्रोसेस में किसी भी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। निषेचन की क्रिया में
किसी प्रकार के ये प्रा नहीं है, प्रकार के साधनों की जरूरत नहीं पड़ती, साधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगले अगर पॉइंट में देखिए, तीसरे पॉइंट में, तो यह क्रिया पहले होनी आवश्यक है और यह क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती। ठीक है ना, इसमें क्या लिखेंगे, यह क्रिया पहले होनी आवश्यक है और इसमें इस क्रिया में पहले होनी आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में अंतर, यानी भ्रूण कोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है, उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो एक तरफ हम लोग का क्या रहेगा, एक तरफ आपको भ्रूण कोश लिखना है और दूसरी तरफ क्या लिखना है, भ्रूणपोष लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भ्रूण कोश, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, भ्रूणपोष। और भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में आपको मेरे प्यारे बच्चों आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो भ्रूणपोष देखें तो यह क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है और आवृतबीजी पौधे का मादा युग्मकोद्भिद है। और भ्रूणपोष देखें तो त्रिशल्यन से बने प्रायः त्रिगुणित केंद्रक से विकसित होता है और अनावृत बीजी पौधों में यह युग्मकोद्भिद ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला, यह एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है, परिवर्धित होता है और आवृत बीजी पौधे का मादा युग्मकोद्भिद है। अगर इसमें देखें भ्रूणपोष में तो त्रिशल्यन से बने प्रायः त्रिगुणित केंद्रक से विकसित होता है। यह त्रिशल्यन से बने प्रायः त्रिगुणित से विकसित होता है और अनावृत बीजी पौधों में यह युग्मकोद्भिद ही होती है या फिर होता है। दूसरा पॉइंट देखें तो यह प्रायः 8 केंद्रकों तथा कुछ जीव द्रव्य से बनी सदैव अगुणित संरचना होती है। जो भ्रूण कोश होता है यह प्रायः केवल 8 केंद्रकों तथा कुछ जीव द्रव्य से बनी सदैव अगुणित संरचना है। और अगर इसमें दूसरा पॉइंट देखें तो यह अनगिनत केंद्रकों वाली बनी संरचना है जो प्रायः त्रिगुणित होती है।
यह अनगिनत केंद्रकों वाली संरचना है जो प्रायः त्रिगुणित होती है। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट देखें तो इसका अस्तित्व निषेचन से पूर्व होता है। इसका अस्तित्व निषेचन से पूर्व होता है। और अगर इसमें हम लोग तीसरा पॉइंट देखें तो इसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। इसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। अगला पॉइंट में देखें, चौथा पॉइंट में, तो यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। और अगर इसमें देखें चौथा, तो यह एक पोषक ऊतक है। यह एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को बनते समय तथा अंकुरण के समय पोषण प्राप्त कराता है। अंकुरण के समय पोषण प्राप्त कराता है। तो यह क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ही मस्ट है, आपकी हर बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है क्लास 12th चैप्टर 2 से। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी में बायोलॉजी आपको पूरा दे रहा हूँ क्लास 12th का, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।